नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तेजस्वी यादव जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए गए थे तो उनके पिताजी साथ में थे, लालू यादव। उनकी माताजी साथ में थी, राबड़ी देवी। कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, वामपंथियों में से कोई नहीं था। तब लगा था कि ये कैसा महागठबंधन है जो संभावित चेहरा हो सकता है और 100% हो सकता है। तेजस्वी यादव वो जब नामांकन दाखिल कर रहा है तो जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उनमें से कोई भी नहीं है। मुकेश सहनी तक नहीं थे। इसके 2-3 दिन गुजरे होंगे, अशोक गहलोत सक्रिय होते हैं या भेजे जाते हैं। कृष्णा अल्लावरू पहुंचते हैं, एक दो और नेता पहुंचते हैं। सीधे तेजस्वी यादव के आवास, लालू यादव के आवास पर पहुंचते हैं। 1.5-2 घंटा मीटिंग होती है और उसके बाद तय होता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कुछ घोषणाएं की जाएंगी। मीडिया में तभी से अटकलें थी और वही हुआ। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा, मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। किसने? अशोक गहलोत ने। क्या आज ये स्थिति आ गई है लालू यादव के परिवार की कि अगर वो अपनी पार्टी के चेहरे के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट करें कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो उसके लिए कांग्रेस की मोहर की जरूरत पड़ रही है या कांग्रेस नेतृत्व के मुंह से ही सुनना चाहते हैं? ये स्थिति हो गई है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी क्यों नहीं थे ऐसे मौके पर? नॉमिनेशन में नहीं आए, चलो किसी और को भेज सकते थे, लेकिन जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो राहुल गांधी गायब क्यों थे? एक तो जरा इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी को एज चीफ मिनिस्टर फेस स्वीकार करने और घोषित करने में इतना समय कांग्रेस को क्यों लगा, इतनी देरी क्यों लगी? राहुल गांधी क्यों दूरी बनाए हुए हैं? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें केवल तेजस्वी का फोटो क्यों था? गठबंधन सहयोगियों के फोटो क्यों नहीं लगे थे? मेरे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी जी। भट्ट साहब अभी जुड़ेंगे तो अभिषेक जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम आपके सभी दर्शकों को। और बड़ा अच्छा लग रहा है बिहार की राजनीति को कवर करने में। इसी बार तो सर मुझे आनंद आ रहा है जीवन में। क्यों इतनी देरी हुई तेजस्वी का नाम घोषित करने और उनका नाम एक्सेप्ट करने में कांग्रेस को? और जिस मुकेश साहनी के नाम पर ये कह रहे थे कि उनका तो दावा ही नहीं बनता, सेकंड पार्टी तो हम रहे हैं बिहार में, तो हमारा दावा बनता है, तो अपना दावा तो छोड़ दिया। अब सीधे उन्होंने मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। सर अभी सब कुछ हो जाने के बाद इनके कुछ और सर्वे रिपोर्ट आए और जो बता रहे थे कि तिरहुत, दरभंगा और इवन पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण रीजन में मुकेश सहनी का अलायंस में आने के बाद भी जिस प्रकार से चीजें हुई है वो फायदा नहीं हो रहा है और सहनी वोटर अभी भी महागठबंधन की तरफ टर्नआउट नहीं हो रहा। मैं भी ग्राउंड जीरो पर गया था तो मैंने देखा कि सहनी वोटर्स अभी भी जो है वो एनडीए के साथ ज्यादा नजर आते हैं। और आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में भी पूर्व सांसद जो है वो सहनी जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। एक और डॉक्टर अनिल सहनी जो कि महागठबंधन के स्टार प्रचारक थे, वो भी अभी कल ही बीजेपी ज्वाइन किए। मुकेश सहनी सुनने में बड़ा नाम लेता है लेकिन ये सहनियों का एक छत्र नेता नहीं है। ये बात हम लोग बिहार के तो सभी लोग जानते हैं, बाकी दर्शकों को अपडेट कर रहा हूं। तो अब आनंद फानन में मुकेश सहनी को ये बता तो दिया गया, लेकिन इससे एक नई परेशानी उठेगी कि 37% मुसलमानों यादवों को टिकट दे दिया
मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 10% तो कम से कम होता, वो भी नहीं है। और डिप्टी सीएम 2% वाले मुकेश सहनी। तो बाकी यादव के बाद जो बाकी समाज के लोग हैं, कुशवाहा से लेकर के, कुर्मी से लेकर के, जिनका तादाद सहनी समाज से जाता है, वो बवाल तो करेगा करेगा। यानी कहने का मतलब आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अब मुस्लिम सवाल ये तो पूछेगा भाई कि एक डिप्टी सीएम तो हमको भी चाहिए, 19% है, हमारा भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमें क्यों धुतकार दिया। तो हो सकता है कि कल बोलेगी कि अगर राजद की सरकार बनती है, एक डिप्टी सीएम मुसलमान को भी बनाएंगे। तो कितने डिप्टी सीएम बनेंगे? बड़ी बात तो ये है, सहनी भी बनेंगे, मुसलमान भी बनेगा, कुशवाहा भी बनाएंगे, कुशवाहा की राजनीति कर रहे हैं। तो ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। जैसे कल एक अटेम्प्ट हुआ था जीविका दीदी वाला, देखा कि 24 घंटे भी नहीं हुए और बैकफायर कर गया। जीविका दीदी खुल कर के बोलने लगी कि भाई हम तो लालू प्रसाद यादव और इनको वोट भी नहीं करने वाले। तो अब जैसे जैसे समय क्लोज आएगा और इस प्रकार की बयानबाजी होगी, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एकता कहां थी? कृष्णा अल्लावरू एकदम लेफ्ट साइड के कॉर्नर में एकदम कहीं सहमे से दुबके से पड़े हुए थे, और अशोक गहलोत आकर के ऐसा लगा कि जैसे कृष्णा अल्लावरू ने इतना मेस, इतना रायता फैला दिया है कि अब अशोक गहलोत को आकर के राजस्थान से बिहार की पॉलिटिक्स संभालनी पड़ेगी। उन्होंने संभाला भी मोटा मोटी जो कुछ था, लेकिन अभी भी वास्तविकता ये कि कांग्रेस तो 50 सीट पे ही लड़ रही है। ये तो रियलिटी चेक है। और 50 सीटें भी उनके मुताबिक नहीं, उनके मर्जी के हिसाब की नहीं, ये भी रियलिटी चेक है। लेफ्ट और सहनी और बाकी को के बीच अभी भी फ्रेंडली फाइट जारी है। जो लोग उतरे हैं, एक दो जगह पे वापस लिया गया है। लालगंज में एक नामांकन वापस हुआ, एक नवादा में नवादा लोकसभा में कोई एक है जिसने नामांकन वापस लिया। बट मोर और लेस बाकी चीजें, हाँ, जिसपे अनीता देवी खड़ी हैं, वसलीगंज, जो अशोक महतो के अगेंस्ट खड़े थे, आई थिंक मंटू सिंह, वो भूमिहार के ही हैं, उन्होंने वापस ले लिया, कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिला था। बाकी चीजें जस की तस है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें लाभ क्या मिला? क्या नैरेटिव की लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए सर, आज 23 तारीख हो गया, 24, 25 और 26 के बाद छठ की तैयारी शुरू हो जाएगी। और कल ही नीतीश कुमार ने बिगुल फूंक दिया, और कल 24 तारीख है, नरेंद्र मोदी जी बिगुल फूंक देंगे। इसके बाद तो आपको नरेंद्र मोदी को काउंटर करना है अगले 20 दिन। नरेंद्र मोदी हर एक रैली में एक नया शब्द, एक नया बाण, दिव्यास्त्र छोड़ेंगे, और उस दिव्यास्त्र का आपको काट ढूंढना है। तो चुनावी समर जो है काफी स्लो हो रहा है, स्पेस को स्लो किया है राजद ने। अब ये एक डेंजरस सिचुएशन एनडीए के लिए हो सकती है कि एनडीए का कोर वोटर इस बात को तय मान के कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, कम वोटिंग करें, और फिर वहां से एक नया समीकरण बन जाएगा। क्योंकि माई समीकरण के लोग वोट करेंगे, दबा के वोट करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर एक चांस बनता है। इसी वजह से शायद राजद जानती है कि हम जिस पेस पर इस वक्त एनडीए है, उस पेस को मैच नहीं कर सकते, तो हम ही थोड़ा चुनाव के पेस को स्लो डाउन करते हैं। ये हरियाणा में बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया था। अब देखिए, ये रणनीति तो है, लेकिन इसमें कितना ये डिलीवर कर पाएंगे ये भी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, वो इलेक्शन मशीन है। उसके पास जो मैकेनिज्म है, उसके पास जो लोग हैं, वो 24/7 इलेक्शन में है। तो आपके पेस कम करने के बाद भी क्या एनडीए अपना रफ्तार कम करेगी? इसका उत्तर हमको अगले 3-4 दिन में जरूर मिल जाएगा सर जी। लेकिन लेकिन अभिषेक जी, ये आज 1 घंटे मुकेश सहनी की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस देर से क्यों शुरू हुई? वो एक ही वो उसी मौर्या होटल में ठहरा हुआ था, गहलोत जी को जाना पड़ा मनाने, तब वो आया। तो क्या डिप्टी सीएम के लिए गहलोत जी तैयार नहीं हो रहे थे क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज डिप्टी सीएम प्रॉमिस कर भी दिया, तो अगर मुकेश सहनी को इस 15 में से 5 सीटें आई तो डिप्टी सीएम ये बनाएंगे। दो चैलेंज है ना, एक तो पहले जीतना, चलो हमने मान लिया कि आप जीत गए और मुकेश सहनी को 5 सीटें आई, तो
तब क्या कांग्रेस मानेगी? और क्या तब और आरजेडी देखेगी उनकी तरफ? ऐसा सिचुएशन बना। तो आई बिलीव कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये एक लॉलीपॉप है कि चलो ठीक है, तुमको 15 ही सीटें दी है, लो डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया। मुझे ये बताइए, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद है भी क्या? एक उसके ही लिए पद कैबिनेट है। मिनिस्टर है, हाँ, कैबिनेट तो बस मिनिस्टर का पद होता है वो। तो बस तो और ये महागठबंधन है या सरेंडर का अलायंस है? कांग्रेस ने जो सरेंडर किया है आज, जिस तरीके से आज जो है नरेंद्र का सरेंडर वाली बात जो करने वाले थे, वो खुद गायब हो गए। और वोट चोरी यात्रा के बाद वो कभी बिहार में दिखाई नहीं पड़े। गहलोत जी को उतरना पड़ा फायर फाइटिंग में अलायंस को सैल्वेज करने के लिए। ये तो ऐसा तो चुनाव कभी बिहार के इतिहास में हुआ नहीं है कि ये सरेंडर का अलायंस हो गया। ये तो आप याद कीजिए 10-15 दिन पहले इसी चैनल पर, ओमकार सर के चैनल पर ही मैंने कब बोला था कि कांग्रेस की हैसियत तो 40-30 सीट वाली है, उसका वो मानना उसकी विवशता है, वो कहां जाएगा? वो 40 सीट भी निर्दलीय मतलब या अकेले लड़के उसमें से कितना जीत सकता है अपने बूते? कांग्रेस की हैसियत क्या है बिहार में? आरजेडी माइनस कांग्रेस एग्जिस्ट करती भी है क्या? इनको 243 कैंडिडेट मिलेंगे क्या? अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। आप लाख गुलाटी मार लीजिए। चूंकि आरजेडी कॉम्प्रोमाइज इसलिए राजी हुई क्योंकि आरजेडी को पता है कि अगर ये अलायंस नहीं हुआ तो हमको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि चुनाव तो अंततोगत्वा तेजस्वी यादव का है। राहुल गांधी और कांग्रेस का तो कुछ जाएगा नहीं। ये तो राजा साहब का वो बंदर है कि राजा साहब के नाक पर मक्खी बैठी है और तलवार लेके घूम रहा है। ये या तो नाक काटेगा या गर्दन काटेगा। भट्ट साहब ओमकार जी, ये आरजेडी वाले कह रहे हैं दबी जुबान से कि एनडीए को बढ़त मिल चुकी है और परसेप्शन बन चुका है कि महागठबंधन में बहुत विवाद है। तो और उनको थोड़ा सा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। भट्ट साहब, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। इतने जी। दिनों तक इन्होंने इस सवाल को क्यों टाले रखा, कांग्रेस ने? और लोकसभा चुनाव में ये 2-3 बातें करते घूम रहे थे ना कि 400 सीटें इसलिए चाहिए नरेंद्र मोदी को कि ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण छीन लेंगे, और एक और था खटाखट 8,500 हर महीने आपके खाते में। तो अब खटाखट चीफ मिनिस्टर भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी दोनों घोषित क्यों कर दिए? ऐसा क्या हुआ है इस बीच? इससे तो ये साफ लगता है कि पूरे अक्टूबर के महीने में इन्होंने ये केवल इसी ऑप्शंस को वे कर रहे थे कि इस साल फरवरी में दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना है। आम आदमी पार्टी के साथ जाके हमको क्या मिलेगा? हम उनकी सरकार बनवा देंगे, हमारे 2 एमएलए बन गए तो हमें क्या मिलेगा? हम अपने राइवल को मजबूत क्यों करें? कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में ये भी रहा होगा कि हम आरजेडी का भी जो है कद घटाएं और आरजेडी से हार्ड बार्गेन करें। इसीलिए उन्होंने जो है वोट अधिकार यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने वोट चोरी यात्रा की खूब बात की। और लेकिन और उससे जो भीड़ उसमें काफी आई, उससे ये बहुत उत्साहित हुए होंगे सितंबर में। इसीलिए 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी पटना में हुई थी। तो ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में थे। और जिसका इन्होंने नाम लिया अभी, कृष्णा वल्ला अरू, ये तो कर्नाटक का बहुत घनघोर कम्युनिस्ट है। ये तो बहुत ही जिहादी कट्टर कम्युनिस्ट है। और इसीलिए मारा गया है। तो कांग्रेस के मन में ये था कि कहीं ना कहीं ये आरजेडी को कैसे जो है अब की इसका कद घटाया जाए और इसको घटा के अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। क्योंकि ये बात तो सही है कि आरजेडी की ताकत अगर बढ़ती है या उसकी सरकार बनती है, उससे कांग्रेस को खाली ये सुख होगा कि हमने जेडीयू बीजेपी अलायंस को आने से रोक लिया। लेकिन उनके खाते में क्या आया? कुछ नहीं आया। और जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि कांग्रेस का है क्या, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दिल्ली वाला आप वाला मॉडल बिहार में अपना रही थी, जिसमें वो बुरी तरह मुंह के बल गिरी है। और जो नरेंद्र को सरेंडर करवा रहे थे उनको तेजस्वी के सामने सरेंडर करना पड़ा, उनको मुकेश सैनी के सामने सरेंडर करना पड़ा। और जो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जिस आदमी को अगले कुछ महीने में जेल जाना है,
लैंड फॉर जॉब करप्शन स्कैम में, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। सेशन कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान ले लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे रुकवाने के लिए, वहां से पिटीशन खारिज हो चुकी है। जिन लोगों ने जमीन बेची है, जिन लोगों को नौकरी मिली है और जो बैनामा हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे एविडेंस के रूप में सीबीआई के पास हैं, कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। वो पार्टी का संभावित मुख्यमंत्री कह रहा है कि साहब जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अब और ये ट्रायल शुरू हो जाएगा किसी भी समय बिहार के चुनाव के बाद, और बहुत से बहुत अगले 4 महीने में, 3 महीने में पूरा परिवार जेल जाएगा। वो कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। उसके बाद पार्टी का क्या हाल होगा? लालू यादव जेल जाएंगे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जेल जाएंगी, तेजस्वी जाएंगे, तेजस्वी का भाई जाएगा, उनकी 2 बहनें भी जाएंगी पूरे। और ऑलरेडी लालू यादव को फॉर्डर स्कैम में 32 साल की सजा हो चुकी है, जो और जिसमें वो हेल्थ ग्राउंड पर बेल पर हैं, जेल के बाहर हैं। और जब उनको कोर्ट में आना होता है तब तो वो जो है व्हील चेयर पे आते हैं, लेकिन वो सुबह टहलते भी हैं पटना में, और वो पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, बाकायदा लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, हाथ मिलाते हैं, कुर्सी पे खड़े होते हैं। तो ये जो तो ऐसा जो है, ऐसा वोल्ड फेस, ऐसा झटका ये बिहार के चुनाव में आएगा, इसकी तो कभी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। और अब तो ये लगता है कि अगर तेजस्वी के पास अगर कोई अनुभवी सलाहकार होता तो ये पहले बता देता कि कांग्रेस को हम 10 सीट देंगे, रहना और रहो वरना जाओ। क्योंकि कांग्रेस से बाहर भी अगर लड़ते तो मैं नहीं मानता कि जो है कि वोट बढ़ता। यही डर अखिलेश यादव को भी है कि कांग्रेस से अगर अलायंस नहीं करेंगे तो मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। जो डर बिहार में आरजेडी को है, वही डर एग्जैक्टली अखिलेश यादव को भी है। आज तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए की निशान कार भी खरीद ली है, खबर भी छप गई है। अखिलेश यादव जी ने चुनाव के पहले ही उन्होंने बिहार में आरजेडी के चुनाव के पहले ही उत्सव मनाना शुरू कर दिया है लखनऊ में। बहुत अच्छी बात है। बट ये अभिषेक जी, इससे बड़ा मजाक और कोई हो सकता है क्या? जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर। और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और याद दिलाया कि भाई आपके पिताजी को चारा चोरी के 4 केस में कुल मिलाकर के ये 32 साल 5 महीने की सजा हो चुकी है। हाँ, 5 महीने की सजा हो चुकी है। और भ्रष्टाचार के ये तो एक मामले थे जिसमें जगन्नाथ मिश्रा से लेकर के ये सब थे, और जो रेलवे का है वो अलग है, जिसमें चार्जशीट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी, जिसमें सारा परिवार ही एक तरीके से अब राउज एवेन्यू कोर्ट के चक्कर काट रहा है, जिसमें लालू जी भी व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये अलग बात है कि पटना में वो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। तो ये सब पब्लिक को क्या समझते हैं? ये मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, ना समझ मानते हैं, क्या मानते हैं जो इस तरह के दावे कर बैठते हैं कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर? देखिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि मैं तो चारा घोटाला की बात ना करूं, लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम और आईआरसीटीसी स्कैम, इन दोनों में भी ये ओपन एंड शट केस है। आज नहीं तो कल जेल होना है, सजा होनी है, कोई बचा नहीं सकता। ये ओपन एंड शट केस है। लारा कंपनी की आधिकारिक मालकिन राबड़ी देवी हैं, जिनके नाम पे सारा ट्रांसफर और ये सारा खेल हुआ है। मिसा भारती भी है उसमें, और तेजस्वी यादव। तो अब सवाल ये है कि भाई बाबा खड़ग सिंह वाली कहानी याद आ गई, डाकू बाबा भारती की कहानी याद आ गई कि डाकू खड़ग सिंह को भारती का घोड़ा बहुत पसंद था। साम दाम दंड भेद करके वो बाबा भारती का घोड़ा नहीं ले पा रहा था, डरा के भी नहीं। तो एक दिन उसने साधु का भेष धरा और बोला कि बाबा भारती, आपका घोड़ा बड़ा प्यारा है और मैं सवारी करना चाहता हूं। बाबा भारती झांसे में आ गए, क्योंकि साधु के भेष में आया था। घोड़े की सवारी की और ले उड़ा, और कहा खड़ग सिंह ने, डाकू खड़ग सिंह ने, कि देखा बाबा भारती, बोला था ना घोड़ा लेके जाऊंगा, ले गया ना। बाबा भारती ने उस दिन कहा
कि ले गए हो लेकिन बताना नहीं कि साधु बन के आए थे। अब हम अपने पुराने ग्रंथों में जाएं, रामायण में भी रावण जो है साधु के भेष में आया था, और हनुमान जी जब संजीवनी लेने जा रहे थे तो कालनेमी भी साधु के ही भेष में था। तो तेजस्वी यादव साधु का भेष धरने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या लोग पहचान जाएंगे कि साधु के भेष में कौन है, या झांसे में आएंगे? मैं मानता हूं सर, बिहार पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग स्टेट है, बहुत स्ट्रांग स्टेट है। ये तो इनके संविधान के नाटक और ध्रुव राठी ने कितनों को बहका दिया, कन्विंस कर लिया, लेकिन यहां वो कन्विंस ना कर पाया, क्योंकि यहां राजनीति होती है घर से। 2 साल से प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, कितने प्रतिशत बिहारियों को झांसे में ले पाए? ये बड़ा प्रश्न है। जितना परिश्रम उनकी भी कहानी समाप्त है। नहीं, वो बात ठीक है सर। मेरा प्रश्न ये है कि जितना परिश्रम प्रशांत किशोर ने पिछले 2 वर्षों से बिहार में किया है, दिल्ली जैसे स्टेट में किया होता तो वापस वो भी सीएम बनता, कोई संदेह नहीं है। किसी छोटे स्टेट में, झारखंड जैसे स्टेट में भी किया होता तो संभावनाएं अधिक होती। बिहार में राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स है। उदाहरण देते हैं सर, मोहनिया से महागठबंधन की प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो गया कल। आज छेदी पासवान के बेटे आकाश पासवान को जाकर के महागठबंधन बोला आइए हमारा, इसको हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो सिंबल मिला है वो बीजेपी के पुत्र को जो है वो निर्दलीय का सिंबल मिला है। आप महागठबंधन सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि जीत के बाद वो महागठबंधन में रहेगा? छेदी पासवान का बेटा है, पता चला भाजपा ही ज्वाइन कर ले, तब आप क्या करेंगे? ऐसी तो न जाने कितनी सीटें हैं, हालात तो खराब है। अब जो बिहार की ही राजनीति में हो रहा है, एक सीट है, मैं एक सेकंड, मैंने उसको नोटिस किया है, ऋतु जायसवाल है इनकी एक, वो निर्दलीय खड़ी हो गई और वहां आरजेडी ऑलरेडी मुसीबत में है। इसी प्रकार से जाले में देखिए, डॉक्टर मशकूर उस्मानी खड़े हो गए हैं कांग्रेस के ऋषि मिश्रा के अगेंस्ट में, एनडीए से जीवेश मिश्रा हैं। तो डॉक्टर मशकूर उस्मानी के साथ इस वक्त ठीक ठाक मुसलमान है, तो कैसे करेंगे आप? अब किसी ने कहा कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम बनाना, 2.5% लोग उनके साथ है। पहली बात, सैनी समाज ऐसे वोट नहीं करता, लेकिन चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। तो 2.5% वाला जब डिप्टी सीएम बनेगा, 14% यादव वाला 37% टिकट मिलेगा, और मुसलमानों को आप झुनझुना देंगे तो वो भी तो वैकल्पिक रास्ते तलाश करेगा। तो यही तो बात है, आपका माई समीकरण टूट रहा है, तभी तो आप मुकेश सैनी की तरफ कभी भाग रहे हैं, कभी आप भाग रहे हैं कुशवाहा समाज के पास, और आप अपने यादव समाज को खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। उदाहरण देते हैं नवादा की सीट के पास का। अब राजभल्लभ यादव की वाइफ जेडीयू ज्वाइन करती है और कौशल यादव आरजेडी ज्वाइन कर ले रहे हैं, और लड़ाई वहां पर किसकी है? समीकरण किसका है? समीकरण एनडीए के फेवर में है। उसमें यादव माइनस टूटेगा, क्योंकि राजभल्लभ यादव के साथ बहुत ठीक ठाक यादव है। आप दूसरी तरफ वासलीगंज वाली सीट जो है वो आप अशोक महतो को देते हैं, जिसने कहा भूरा बाल साफ करो, और आपके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी जो है वो A to Z की राजनीति कर रही है। कहां है A to Z? आपने तो टिकट ऐसे आदमी की पत्नी को दिया है जो खुलेआम माइक पर बोल रहा है कि सत्ता आते ही भूरा बाल साफ कर देंगे। तो वर्जन कई है, और ये होता है सर। आप अगर आप देखेंगे अंतिम क्षणों में जब महाभारत युद्ध चल रहा था, और मुझे याद है कि मरने को था जयद्रथ, तो भीम को कहीं भी प्रहार कर रहा था कि किसी प्रकार से छुटकारा पाले उसके
हाथ से पंजे से बाहर निकल सके, लेकिन वो नहीं कर पाया। अंततोगत्वा उन्होंने छाती फाड़ के लहू पी लिया। तात्पर्य ये है कि अभी तेजस्वी यादव छटपटा रहे हैं, छटपटाहट में, बौखलाहट में है। कभी जीविका दीदी के पास जाके कह रहे 30,000 दे देंगे। अरे भाई आप दे देंगे, ऑलरेडी 10-10 हजार 1,25,00,000 महिलाओं को पहुंचा दिया नीतीश कुमार ने। आप देंगे, यहां डिलीवर्ड है, डिलीवरी है। तो डिलीवरी के अगेंस्ट वादे काम नहीं आते। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ये एक ऐसा कॉकटेल है, इनका एक ऐसा एम फैक्टर है जो राजद को न केवल चिंतित कर रहा है, बल्कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस महिला फैक्टर को हम कैसे तोड़ें। जी भट्ट साहब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है और उनके संबोधन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि 100 साल तक भी लोग जंगल राज को नहीं भूलेंगे। जब मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर कहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं या बिहार की बात करते हैं तो जंगल राज को जरूर याद दिला देते हैं। और आज जब वो वर्चुअली जुड़े तो अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को उन्होंने जंगल राज की याद दिला दी और बता दिया कि अगले 100 साल तक हम ना तो भूलने देंगे ना पब्लिक भूलेगी इस चीज को। ये एक बड़ा अमोघ अस्त्र है लालू के खानदान के खिलाफ, लालू यादव के ऊपर भी और उनके आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी। देखिए, लालू यादव के खिलाफ तो बीजेपी का संघर्ष पिछले 20 साल से चल ही रहा है। लेकिन ये जो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो शैली है कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कायम करने की, वर्चुअल, ये उन कार्यकर्ताओं को भी इस बात का की एक चेतावनी है और इस बात को याद दिलाना है कि आपको राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते आपका आचरण क्या होना चाहिए। यदि हम लालू यादव पर जंगल राज का आरोप लगा रहे हैं तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए। और प्राइम मिनिस्टर इस अपने कार्यकर्ता को और बूथ लेवल कार्यकर्ता को जो संबोधन करते हैं उसमें जनता को भी संबोधन करते हैं और कार्यकर्ता को तो करते ही हैं। और भारत की राजनीति में सन 2002 के गुजरात के दंगे के समय राजधर्म का नारा बहुत चर्चा में आया था, राजधर्म का पालन कीजिए। तो अगर बीजेपी जंगल राज की बात करती है तो उनको ये याद दिलाती है कि जनता की बड़ी ऐसी आकांक्षाएं और ऐसी इच्छाएं जो कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई थी, उस आकांक्षा से प्रेरित होकर के जनता ने आपको सत्ता में बिठाया था। लेकिन आप अपना राजधर्म भूल गए और आप केवल आप अपनी तिजोरी भरने में लग गए और केवल जनता को आप जाति की घुट्टी पिलाते रह गए। और मैं पहले भी कह चुका हूं, पीएम मोदी के आने के बाद जिस तरीके से इंक्लूसिव राजनीति, समावेशी राजनीति, सबका साथ सबका विकास पूरे देश में शुरू हुई है, जहां कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको बिना जाति मजहब के किसी भेदभाव के समान रूप से मिल रहा है और डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद उसकी डिलीवरी आसान हो गई है, तो लोगों में स्वतः ही जाति का जो आकर्षण है वो बहुत ही कमजोर हुआ है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में आरजेडी, इन पार्टियों का अपने अपने जाति से, जो जाति के आधार पर जो लिंक था, जो संबंध था, उसकी अब उसमें जो वोल्टेज बहुत लो हो गया है। जब लोग देखते हैं कि ये पार्टी बीजेपी, जिसको कभी हमने अपनी पार्टी नहीं माना, ये बिना किसी भेदभाव के हमको हर योजना का लाभ हमको मिल रहा है। लालू ने हमको क्या दिया, मायावती ने हमको क्या दिया, अखिलेश ने क्या दिया, ये तो लेकिन और डिलीवरी ये कर रहे हैं। जैसा अभी अभिषेक ने कहा कि आप देंगे और नीतीश ने डिलीवर कर दिया, तो जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है और एक जो है आपका जो है ये फ्यूचर प्रॉमिस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बीजेपी की जो कुल राजनीति के बारे में जहां कभी चर्चा नहीं होती है देश में, कि जाति आधारित अस्मिता की राजनीति, जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यूपी और बिहार में कमजोर हुई है बीजेपी की समावेशी इंक्लूसिव राजनीति के चलते। जो दीनदयाल उपाध्याय का जो सिद्धांत था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी बॉटम अप, जो सबसे नीचे व्यक्ति पावदान में उसको ऊपर उठाओ, तो उसको अगर घर मिल गया, बिजली मिल गया, एलपीजी मिल गया
और उसको पानी मिल गया, उसको शौचालय मिल गया, उसको पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ मिल गया, उसको हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल गया, उसको जो है उसके जो बच्चा उसका प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आता है तो उसको साल में उसको 5,000 रुपए मिलने लगे कि भाई आप अपनी स्टेशनरी खरीदो, कॉपी किताब खरीदो और स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर है, जूता है, मोजा खरीदो। सीधा पैसा खाते में जा रहा है। तो जब लोगों के खाते में सीधा पहुंचता है, इट मेक्स ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ द वोटर्स। जब वो देखते हैं कि हमें किसी लेखपाल को, तहसीलदार को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी की हमें जो है मिन्नतें नहीं करनी पड़ी, वो सीधा पैसा हमारे खाते में आ रहा है। और लालू यादव ने केवल दिखाया कि बस तुमको हमने सम्मान दिया, जाओ तुम जाके गाली दे आओ, ठाकुर को गाली दे आओ, ब्राह्मण को उसका घर जलाओ। तो ये नेगेटिव राजनीति के नेगेटिव राजनीति को जिस तरीके से बीजेपी ने आकांक्षा की राजनीति में बदला है, द पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन, और पूरे देश में 100 से अधिक जिले आइडेंटिफाई किए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और उन सारे जिलों में ग्रोथ रेट में बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन आया है जो सरकार के फोकस करने की वजह से। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे जो इंडिकेटर्स है उनमें इंप्रूवमेंट हुआ है, और फिजिकल एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क आया है। तो ये सारी बातें हैं। बिहार में शराबबंदी है, शराब बिहार में मिलती है, शराब बिहार में स्मगल होती है, ये बात सही है, लेकिन शराबबंदी होने की वजह से शराब की जो उपलब्धता है उसमें जबरदस्त कमी भी आई है। अपराध हमेशा था, हमेशा रहेगा, कितनी पुलिस आप लगा लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है। तो और आज शराबबंदी आप हटा लीजिए तो बिहार में शराब का कंजम्पशन 100 गुना बढ़ जाएगा। शराबबंदी कितनी सफल है इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि बिहार में जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, उनकी रिकवरी बढ़ गई है, उनका बैड लोन बहुत कम हो गया है। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि शराबबंदी की योजना बिहार में सफल हो रही है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनकी ओर कभी कांग्रेस ने या लालू ने या आरजेडी ने कभी देखा ही नहीं, और उन्होंने ये मान के चलते थे कि ये कुत्ते हैं, इनके मुंह में हड्डी डाल दो, ये वोट दे देंगे, खटाखट खटाखट दे दो। और सरकार ने जिस तरीके से संस्थागत तरीके से राज्य की जो सत्ता है, राज्य की जो संस्था है, उसकी जो मशीनरी है, उसकी जो एजेंसी है, उसके जरिए एक कॉम्प्रहेंसिव योजना बना करके जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में गरीबी को से लड़ने का जो एक जो कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम चलाया, उसका परिणाम अब दिखाई पड़ रहा है। वरना ये कोई प्राइम मिनिस्टर मजाक नहीं करते हैं जब वो बोलते हैं कि पिछले 10 साल में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर से उठाया। तो जो ये बोलते हैं ये ठोस आंकड़ों और ठोस उपलब्धियों के पर जी जी आधारित। और कोई जी भी जी देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात बिना ठोस आंकड़ों के कभी बोल ही नहीं सकता। जी। देखिए अभिषेक जी, सर कार्यक्रम एक के अंतिम ब्रेकिंग न्यूज चरण है, में आ गए हैं। मैं ये सर जानना एक चाह रहा ब्रेकिंग हूँ, न्यूज है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तो अपना सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया, एनडीए का कौन है? इतने मासूम तो कभी ना थे अशोक गहलोत कि उनको उसका एनडीए जवाब के दे दिया मुख्यमंत्री रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया उसका। नहीं, वो मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं अभिषेक जी के पास आया हूँ। उन्होंने कहा कोई वैकेंसी नहीं है सीएम की हमारे यहाँ। तो अभिषेक जी, जी चिराग पासवान का एक बड़ा मजेदार कमेंट आया है। जी उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अगर इन्होंने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया है तो महागठबंधन अब खत्म। मतलब जिसको बनाना नहीं चाहते थे राहुल गांधी, तो लालू यादव ने 3-4 दिन में कांग्रेस को इतना टॉर्चर किया कि उनको आकर के लालू परिवार को मनाना पड़ा और घोषित करना पड़ा, ची बोलना पड़ा, यानी 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाई। एक और ब्रेकिंग न्यूज है सर, कृष्णा अल्लावरू अभी थोड़ी देर पहले बिहार के प्रभारी के पद से मुक्त कर दिए गए। ये बड़ा डेवलप। वाह, बड़ी कृपा की राहुल गांधी ने। नहीं तब सर, तब तक तो पैसा वैसा बांध के, पोटली बांध के वो आदमी चल दिया। अब तो टिकट बंटवारा हो गया, नॉमिनेशन का भी डेट खत्म हो गया है, वापस कहीं होगा नहीं, क्योंकि मतलब नहीं बनता अगर आप नॉमिनेशन वापस भी ले लेंगे तो कोई दूसरा कैंडिडेट को तो टिकट मिलना है नहीं। नाराजगी जो है वो कांग्रेस कैडर में वो तो आ ही गई है। हुजूर आते आते बहुत बहुत देर कर दी।
नहीं, कांग्रेस ये कोई देर नहीं की है, कांग्रेस ये मैसेज कर रही है अब कि देखो भाई, सेंट्रल लीडरशिप तेजस्वी यादव तुमको बर्बाद नहीं करना चाहती, ये तो कृष्णा अल्लाह बरू का है प्लानिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो आपने जो कहा कि 100 जूते भी खाए, प्याज भी खाए, आलू भी खाए, पकौड़े भी खाए, वो सब ठीक है। अब आपने देखा होगा जो तेज आजकल के जेनजी वाले बाइक वाइक नहीं चलाते, तो गिर जाएंगे कभी गली मोहल्ले में, तो पहले दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे, फिर शर्ट वर्ट ऐसे ठीक करेंगे, फिर गाड़ी उठा करके फिर उसी तेजी में निकल जाएंगे। तो उनकी वो स्थिति है, इनके पास एक कौड़ी का विजन है। बाकी जो चिराग पासवान ने कहा, आज चिराग पासवान बख्तियारपुर में एक सभा में थे, और सर क्या रिस्पांस था चिराग की रैली का, मैं क्या बताऊं, बहुत जबरदस्त रिस्पांस था। चिराग पासवान के साथ उसका समाज खड़ा है, और उसका समाज 6.5% है बिहार में सर। और चिराग पासवान सिर्फ अपने समाज के भरोसे नहीं चल रहा है, एक्चुअली में चिराग पासवान A to Z की पॉलिटिक्स कर रहा है, बड़ा इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर रहा है। वो तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा है। लेकिन ये क्यों कहा कि गठबंधन, महागठबंधन खत्म? हाँ, तो खत्म हो ही गई, ये बात तो सही है, क्योंकि मन से सर ये बात पूरा बिहार जानता है कि कोई भी कोर कांग्रेस का जो नेता है वो तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता है। ये बात उसने बिल्कुल सही बोली है। लड़ाई तो अब जाके शुरू होगी, और ये लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। जहां कांग्रेस खड़ी है वहां संभवतः राजद वाले मदद ना करे, और जहां राजद खड़ी वहां तो कांग्रेस वाले कतई मदद नहीं कर रहे। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे लड़ाई होगी? अब खबर दी है ना आपने, क्या है सर कि खबर को समराइज करने का टाइम ही तो वो खबर देंगे ना। आप ये देखिए, जो महागठबंधन की सभाएं हो रही है उसमें कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं, और जो कांग्रेस की सभाएं हो रही है उसमें महागठबंधन के लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये कैसा फ्रेंडली फाइट हो रहा है? कोई एक चाटुकार पत्रकार कल लिख रहा था, इनफैक्ट आज उसने लिखा है कि सर ये लोग रैलियां नहीं करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन के मूड में। कौन? महागठबंधन वाले। अरे वाह, ये जो राम द्रोही, सनातन द्रोही का लेबल लगा हुआ है, सच तो ये है महागठबंधन वाले इस वक्त रैली करने के ही पोजीशन में। डोर टू डोर कैंपेन के चक्कर में अरविंद केजरीवाल पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ना लॉन्च होने लगे बिहार में, वो बड़ा दुखदाई होगा। भरा हुआ है हिंदू समाज पहले से ही, मैं बता दूं। अभी तमिलनाडु में असेंबली में एंटी हिंदी बिल भी तो आने वाला है। सर आए ना आए, स्टालिन तो आके चलेगा ना, हमको क्या मतलब। वो तो उसका बेटा सनातन को मिटाने की बात करता। अभी आंध्रा में, तेलंगाना में कांग्रेस का एक नेता बोला है सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। प्रियंक खड़गे जिस प्रकार से काम कर रहा है, तो कोई हमें क्या मतलब सिर्फ एक से। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन चलाने वाले कैसे हिंदुओं का हो सकता है? खत्म। हम तो अपना बात कहेंगे, लोग सुन रहे हैं बात। सनातन को खत्म करने की बात वो कर रहे हैं जो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और वीरेन जी, आप जुड़े। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप दोनों ने चर्चा की, और दर्शकों से निवेदन है कि आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करें, और फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को, जानकारों को। मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब करिए ही, अभिषेक तिवारी जी का द अभिषेक तिवारी शो, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार। आपको, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। वीरेंद्र सर को प्रणाम। जय श्री राम। अलग मिर्च